आज हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, देखो तीसरी संधि है अपनी विसर्ग संधि। ठीक है जी। अब विसर्ग संधि में होता क्या है, विसर्ग वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से, स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होता है। मतलब जब किसी भी शब्द की हम संधि करते हैं और संधि करते समय यदि विसर्ग वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण से मिल रहा है और संधि करते समय यदि विसर्ग वर्ण में कोई परिवर्तन या विकार आ रहा है तो वहां विसर्ग संधि मानी जाती है। विसर्ग में परिवर्तन होने के कारण ही इसका नामकरण विसर्ग किया गया है। ठीक है, जैसे देखें हम, मान लो शब्द आ गया नमः जोड़ कार। ठीक है जी। अब नमः जोड़ कार प्लस से पहले हम देखें तो ये विसर्ग है, ये निशान विसर्ग का निशान होता है। अयोगवाही वर्णों के अंतर्गत आते हैं, ये अनुस्वार का निशान होता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही अयोगवाही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो नमः जोड़ कार की संधि सबको पता है कि होती क्या है, नमस्कार। अब यहां हम देखें, ठीक है, यहां देखें कि विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, कै वर्ण व्यंजन वर्ण है, विसर्ग का मेल हो रहा है, नमः का नमः रहा, कार का कार रहा, इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, सह वर्ण आ गया। इसी प्रकार आ जाए मान लो शब्द सरह जोड़ जय, तो शब्द क्या बनेगा, सरोज। यहां पर भी विसर्ग में परिवर्तन हुआ, इस कारण विसर्ग संधि मानी जाएगी। इसी प्रकार शब्द आ जाए मान लो बही ही जोड़ आक्रमण। ठीक है, शब्द बनेगा बहिराक्रमण। ठीक है, तीनों जगह हमने देखा कि तीनों जगह विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है, इस कारण इसका नामकरण हम क्या कर देंगे, विसर्ग संधि कर देंगे। अब देखो विसर्ग में जो परिवर्तन हो रहा है, यहां पर विसर्ग किस में बदला, सह वर्ण में। यहां पर विसर्ग बदलता हुआ किस में दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई तो ओ में दे रहा है। किस में दे रहा है, ओ में, लेकिन बदलता किस में, विसर्ग वर्ण किस में बदलता है, ऊ स्वर में बदलता है। फिर ओ आदेश होता है, जो अपन संधि पढ़ेंगे तब क्लियर कर लेंगे कैसे होता है, लेकिन एक बार इतना ही समझे। ठीक है, उसके बाद यहां देखें तो यहां विसर्ग वर्ण रे वर्ण में बदल रहा है। तीन स्थितियां, तीन शब्द देखे, तीनों शब्दों में विसर्ग वर्ण जो है वो अलग अलग वर्णों में बदल रहा है। इन वर्णों के आधार पर ही विसर्ग के भेद कर दिए जाते हैं। अब कोई पूछ ले अपने से कि साहब विसर्ग संधि के भेद कितने होते हैं, तो एक विसर्ग तो होती है सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग। एक होती है उत्व विसर्ग, और एक होती है ऋत्व विसर्ग। मतलब विसर्ग संधि के कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए, सत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग और ऋत्व विसर्ग। मतलब जब हम संधि करते हैं और संधि करते समय विसर्ग वर्ण यदि सह वर्ण में बदल जाता है तो सत्व विसर्ग हो जाएगी। विसर्ग वर्ण जैसे ऊ में बदलकर ओ आदेश करता है तो उत्व विसर्ग हो जाएगी, और विसर्ग वर्ण यदि रे वर्ण में बदल जाता है तो ऋत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ध्यान रखना, विसर्ग वर्ण का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर यदि विसर्ग में परिवर्तन या विकार आ जाए तो संधि कौन सी, विसर्ग संधि होगी। जैसे नमः जोड़ कार नमस्कार, सरह जोड़ जय सरोज, बही जोड़ आक्रमण बहिराक्रमण। विसर्ग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम देखें तो विसर्ग संधि के तीन भेद, सत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग और ऋत्व विसर्ग, तीन भेद हो जाएंगे इसके। ये तीन भेद ही स्वीकार किए जाते हैं। अब सह में विसर्ग कब बदलता है, कौन से सह में बदलता है, ऊ में कब बदलता है और रे में कब बदलता है, इस आधार पर हम देखेंगे विसर्ग संधि के तीनों भेदों के रूपों को। सबसे पहली संधि अपनी विसर्ग संधि में आती है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि।
कहां होती है? सबसे पहली बात, जब विसर्ग वर्ण किसी भी शब्द की संधि करें और विसर्ग वर्ण क्षय वर्ण में बदल जाता है। अब क्षय तीन होते हैं अपने, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। ठीक है, तीनों क्षय में से किसी भी क्षय में अगर विसर्ग बदल रहा है तो वहां कौन सी संधि मानेंगे अपन? सत्व विसर्ग संधि मानेंगे। अब कौन से क्षय में बदले, समस्या तो ये हो गई सर, ये तो समझ में आ गया कि साहब विसर्ग संधि होती कहाँ है और सत्व विसर्ग कहाँ होती है। क्षय में बदल जाए तो सत्व विसर्ग, लेकिन क्षय में शब्द बदलेगा कैसे? उसके लिए देखें हम, देखो सबसे पहली बात मैं करूं, यदि अपने पास प्लस से पहले क्या आ रहा है? विसर्ग वर्ण आ रहा है। प्लस से पहले विसर्ग वर्ण है और प्लस के बाद छ या तालव्य से वर्ण है, ये कंडीशन है अपने पास। शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है विसर्ग है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छ या से वर्ण है, तो वहां अगर हम संधि करेंगे तो संधि करते समय विसर्ग को किस में बदल देंगे? क्षय वर्ण में बदल देंगे। ठीक है। दूसरा, प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद यदि ठ या मूर्धन्य से वर्ण है तो वहां भी विसर्ग को मूर्धन्य से वर्ण में बदल देंगे। प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद जैसे थ या दंत्य से वर्ण है तो विसर्ग को दंत्य से में बदल देंगे। 3 से हुए, 3 से के तीनों नियम हमने बना लिए। प्लस से पहले विसर्ग वर्ण और प्लस के बाद छ और श वर्ण आ जाए तो वहां कौन सी संधि होगी? तालव्य श की संधि कर देंगे, मतलब विसर्ग को तालव्य स में बदल दिया जाएगा। अब देखो प्रश्नों की चर्चा करें। सामान्यतः प्रश्न अपने आते हैं, वो प्रश्न सीधा आ जाता है कि साहब इस शब्द की संधि क्या होगी, इस शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, इस शब्द में संधि कौन सी है, ये सामान्य प्रश्न हो गए। अगर जिस दिन एग्जामिनर फिर गया, जैसे देखो तैयारी हम करते हैं और तैयारी करते समय मोस्टली क्या होता है, जो प्रचलन चलता रहता है उस प्रचलन के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, सारी कुछ याद करके जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नया अपने को देखने को मिल जाता है। हम यहाँ ये फोकस करें कि कुछ नया नहीं मिले अपने को। ठीक है, मान लो सीधा प्रश्न कर ले, यहां पर इस प्रश्न को मिक्स कर सकता है अगला कि विसर्ग वर्ण या विसर्ग के साथ अघोष तालव्य वर्ण मेल होने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है। यह प्रश्न दे दिया साहब, संधि से संबंधित प्रश्न ही है कि विसर्ग का अघोष तालव्य व्यंजन में का मेल होने पर विसर्ग में क्या परिवर्तन होता है। अब नया प्रश्न आ गया, नए तरीके से चीज आ गई तो अपन देखते ही यार ये क्या आ गया, ऐसे कुछ सोचने लग जाते हैं। लेकिन दिमाग लगाएं तो प्लस से पहले देखो विसर्ग है, प्लस के बाद देखे तो छ और श है। अघोष वर्णों की चर्चा करेंगे अपन वर्ण विचार में, और वर्ण विचार जिन स्टूडेंट्स के पढ़े हुए हैं वो बता सकते हैं कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। ठीक है, श श ये वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। अब अघोष तो सारे हो गए, च वर्ग जो है, च वर्ग और श वर्ण ये क्या होते हैं? तालव्य वर्ण होते हैं। संस्कृत में सूत्र आता है इचूय शानाम तालु। मतलब ई च वर्ग ये और श वर्ण ये तालव्य वर्ण होते। अगले ने प्रश्न ये डाल दिया, च वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ये आ गया। ठीक है, फिर तालव्य से वर्ण ये आ गया। इनकी डेफिनेशन डाल दी यहां पर और डेफिनेशन डाल के बोल दिया अघोष तालव्य वर्ण। तो अघोष तालव्य वर्ण तो च भी है, छ भी है, ज भी है, झ ये ई
ये और तालव्य से, ये सारे वर्ण क्या हैं? अघोष वर्ण है, सॉरी तालव्य व्यंजन है। अब इन तालव्य होने के साथ साथ इनमें अघोष होना कंपलसरी है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रेलवे है, और सभी स्वर ये तो होते हैं क्या? सघोष। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श वर्ण ये होते हैं अघोष। तो अघोष की श्रेणी में छ भी आ गया और तालव्य श भी आ गया। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये परिभाषा तैयार हो गई। तो हम यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं, विसर्ग वर्ण किस में बदलेगा? श वर्ण में बदल जाएगा, तालव्य श में। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले आ जाए कि मूर्धन्य अघोष मूर्धन्य वर्ण बदलेंगे तो मूर्धन्य स्वर स में बदल जाएगा, और अघोष दंत्य स के साथ विसर्ग का मेल होगा तो विसर्ग का मेल होगा तो फिर वहां पर दंत्य स में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम यहां पर देखें कि परिवर्तन करें कैसे। देखो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सीधी सरल तरीके से अपन इसे आसानी से समझ सकते हैं। प्लस से पहले विसर्ग और च वर्ण है तो तालव्य से लिख दो। प्लस से पहले विसर्ग टैठ से है तो मूर्धन्य से लिख दो। प्लस से पहले विसर्ग तैथ से है तो दंत्य से लिख दो। अब देखो जैसे कुछ शब्द देखे अपन, बहुत ज्यादा बार पर शब्द आता है मन, जो चिकित्सा शब्द आ गया, मन जोड़ चिकित्सा की संधि होगी। अब हम क्या करते हैं, देखो मन चिकित्सा शब्द जो है वो हमने देखा, देखते ही अपन प्रचलन में चलते हैं, अपने मतलब भाषिक रूप को ले लेते हैं और बोलचाल की भाषा में हम मनस चिकित्सा नहीं बोल करके बोलते क्या है? मनोचिकित्सा। शब्द क्या बोलते हैं? मनोचिकित्सा शब्द बोलते हैं। और परीक्षा में ये प्रश्न आता है, और मनोचिकित्सा ये ऑप्शन भी दिया होता है। ठीक है। और पहला ही ऑप्शन अपने को मिल गया, मन जोड़ चिकित्सा का संधि क्या होगी? तो पहला ऑप्शन मनोचिकित्सा लिखा हुआ दिखा, अपन ने टिक लगा दिया, गोला काला कर दिया। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है। आप लोग संधि पढ़ो, देखो हिंदी में कुछ भी पढ़ो, ठीक है, जो भी चीज पढ़ोगे अगर नियम से पढ़ोगे तो शब्द आपको परेशान नहीं करेंगे, और अगर आप रट्टा मारोगे तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। मन है जोड़ चिकित्सा, प्लस से पहले क्या है? विसर्ग, प्लस के बाद क्या है? च वर्ण। सीधा सा नियम लिख रखा है, विसर्ग और च वर्ण साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या लिखना है? श लिखना है। तो मन का मन, विसर्ग के स्थान पर श और चिकित्सा, शब्द क्या बनेगा? मनश्चिकित्सा। मनोचिकित्सा शब्द शुद्ध होता है, शुद्ध शब्द होता है मनश्चिकित्सा। इसी प्रकार मान लो शब्द आ जाए अपने पास ज्योति, जोड़ चक्र, क्या हो जाएगा? ज्योतिष चक्र। इसी प्रकार शब्द आ जाए हरि ही, जोड़ चंद्र, शब्द क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। शब्द आ गया निहि, जोड़ छल, क्या हो जाएगा? निश्चल। ठीक है। इसी प्रकार मान लो शब्द आ जाए यश, जोड़ शरीर, शब्द क्या हो जाएगा? यशस शरीर, यशस शरीर, या फिर हम इसे यश शरीर भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखें, विसर्ग के साथ टैट है और शैवरण अगर लिखा हुआ है तो बदलेंगे किस में? मूर्धन्य से में बदल देंगे। जैसे धनु, जोड़ टंकार, क्या हो जाएगा जी? धनुष टंकार। धनु, जोड़ टीका, क्या हो जाएगा? धनुष टीका। ठीक है। इसी प्रकार जैसे तय के उदाहरण देखें, नमः, जोड़ ते, शब्द क्या बनेगा? नमस्ते।
ठीक है, इसी प्रकार शब्द आ जाए सिरह, सिरह जोड़ त्राण, क्या हो जाएगा? सिरस्त्राण। त्रैवर्ण तैवर्ण के कारण ही बना है, तैवर्ण के कारण ही बना है त्रैवर्ण, और तैवर्ण होने के कारण यहां पर सिरस्त्राण। सिरस्त्राण का अर्थ होता है सिर का कवच, सिर का कवच। त्राण का मतलब हो गया कवच, रक्षा करने वाला, और सिर का मतलब सिर। ठीक है, पहले युद्ध आदि में जब जाते थे कवच पहन करके जाते थे, तो कवच में सिर के ऊपर एक लोहे का पहन कर जाते थे, उसे सिरस्त्राण कहा जाता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो हेलमेट को हम सिरस्त्राण कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लस से पहले अगर विसर्ग वर्ण है, प्लस के बाद च, छ और श वर्ण है, टैठ है श वर्ण है, तैथ है श वर्ण है, तो उन्हें क्रमशः श, श और श वर्ण मतलब तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य वर्ण में बदल देना चाहिए। हालांकि और भी श के परिवर्तन होंगे जो हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन एक बार सत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग एवं ऋत्व विसर्ग के सामान्य नियम पढ़ लेते हैं। सामान्य नियम पढ़ने के बाद में देखो, एक साथ कोई भी चीज हम देखते हैं, कई वीडियोस देखते हैं और कई बुक्स देखते हैं, उनमें एक साथ ही सारे वीडियोस दे दिए जाते हैं, एक साथ ही सारे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, जिससे हमारे मन में एक कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और कंफ्यूजन होने के कारण हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन होने के कारण फिर हम उसे सही दिशा निर्देशित नहीं कर पाते। अब देखो, एक नियम आया अपना सत्व विसर्ग का, छोटी सी चीज है, बस ये 3 लाइनें याद करनी है। इन 3 लाइनों के बाद में उत्व विसर्ग देख लेते हैं, उत्व विसर्ग के बाद में ऋत्व विसर्ग देख लेंगे, और ऋत्व विसर्ग के बाद में हम पढ़ेंगे विशेष नियम, और उन विशेष नियमों के अंतर्गत चाहे स में बदले, उ में बदले, र में बदले, किसी में बदले, वो सारे वहां पर अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरी संधि इसकी, उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि में देखो क्या होता है, विसर्ग वर्ण जो है अपना वो ऊ में बदल जाता है। किस में बदल जाए? ऊ में। मतलब प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद आए वर्णों की संधि करते समय विसर्ग वर्ण ऊ में बदल जाता है और आदेश ओ करता है, अपने को दिखाई ओ देता है। ऐसा क्यों होता है? किस कंडीशन में हम उत्व विसर्ग संधि करेंगे? देखो, जब कभी भी प्लस से पहले विसर्ग ए या आ के साथ आता है, मतलब प्लस से पहले आने वाला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए और उसके बाद विसर्ग होना चाहिए। सत्व में ये कोई कंपलसरी नहीं था, सत्व में केवल विसर्ग कंपलसरी था, लेकिन यहां पर क्या देखना है अपने को, प्लस से पहले ए आ के साथ विसर्ग, प्लस से पहले ए आ के साथ विसर्ग और प्लस के बाद घोष वर्ण। घोष वर्ण का मतलब हो गया किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये, रे, ले, वे, है और कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। अगर इन वर्णों में से कोई कंडीशन आ रही है अपने पास संधि में, प्लस से पहले ए आ के साथ विसर्ग वर्ण और प्लस के बाद घोष वर्ण, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये, रे, ले, वे, है या कोई भी स्वर अगर आता है तो वहां उत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। इस कंडीशन में होगा क्या, ये विसर्ग वर्ण जो है वो तो ऊ में बदलेगा। किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा, लेकिन आदेश क्या करेगा? ओ। क्यों करेगा आदेश ओ? अभी बताता हूं। जैसे मान लो अभी हमने एक शब्द लिखा था सरह जोड़ जय। पहले परिभाषा की कंडीशन देखें, इसके लक्षणों की कंडीशन देखें तो प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले देखें तो रे के साथ ए आ रहा है तो ए के साथ विसर्ग हो गया, प्लस के बाद में देखें तो घोष वर्ण है, मतलब तीसरा वर्ण है, जय, छह, जय, तीसरा वर्ण हो गया। तो कंडीशन कौन सी? उत्व वाली हो गई। उत्व के अकॉर्डिंग चले तो विसर्ग किस में बदला? ऊ में। ये क्या है? सर, ऊ। शेष क्या बचा?
जय। अब ये रे पूरा है यहां पर, मतलब ए के साथ लिखा हुआ है। अब ए के साथ रे लिखा हुआ है, मतलब रे के बाद में ए वर्ण आया हुआ है। ये ए वर्ण इस उ वर्ण के साथ संधि करके क्या आदेश करेगा? ओ आदेश करेगा। अगर मैं इस सर का ए हटा दूं तो ये कंडीशन होगी, ए उ विसर्ग बदल गया, आदेश क्या हो जाएगा? ओ। बाद में जय लिखा हुआ है, तो से का से, रे, ए और उ जुड़कर ओ आदेश कर रहे हैं, तो ओ की मात्रा और शेष क्या बच गया? जय। सरह जोड़ जय बराबर सरोज। तो विसर्ग वर्ण उ में बदलेगा, आदेश क्या करेगा? ओ। क्यों करेगा? क्योंकि विसर्ग से पहले ए आ स्वर पहले से लिखे होते हैं, वो ए आ स्वर उ के साथ संधि करके ओ आदेश करवा देते हैं। तो ध्यान रखना, प्लस से पहले ए आ के साथ विसर्ग और प्लस के बाद कोई घोष वर्ण। घोष वर्ण का मतलब हो गया किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यह रे लेवे है। और कोई भी स्वर अगर प्लस के बाद लिखा हुआ है तो वहां उत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। जैसे मान लो शब्द आ गया यशः, जोड़ दा, क्या हो जाएगा? यशोदा। यशः जोड़ धरा, क्या हो जाएगा? यशोधरा। कोई भी शब्द परेशान करे तो आप कमेंट कर सकते हो। यस का एक बार फिर से समझा दूं मैं आपको, यस विसर्ग और धरा, ठीक है। प्लस से पहले देखें तो ए के साथ विसर्ग है, प्लस के बाद चौथा वर्ण घोष वर्ण है, इस कारण उत्व होगी। उत्व कहती है कि विसर्ग को उ में बदलो, यस का यस, ए हटा दिया, ए और उ जुड़ गए, शेष बचा धरा, ठीक है। अब यस का तो यस रह जाएगा, ए और उ दोनों जुड़कर आदेश ओ करेंगे, ध का ध, रा शेष बच गया और शब्द बन गया क्या? यशोधरा, ठीक है जी। इसी रूप में सारे शब्द अपन करते चलेंगे। फिर भी आपके दिमाग में कोई शब्द हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। यशोधरा हो गया। इसी प्रकार पय है, जोड़ दे, क्या हो जाएगा? पयोद। पय कहते हैं जल को, दे का मतलब देने वाला, तो पयोद शब्द हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, विशेष बात, पर्यायवाची वगैरह आते हैं आपके, पानी के पर्यायवाची याद कर लो। किसके? पानी के पर्यायवाची याद कर ले। जैसे मान लो आ गया शब्द जल, नीर, अंबु, वारी, ठीक है। ये मान लो पानी के पर्यायवाची हैं। अगर इन पानी के पर्यायवाची, बाय 1 गेट 3 फ्री वाला ऑफर है ये, ठीक है। पानी के एक के पर्यायवाची याद करें, पानी के पर्यायवाची के बाद में जय लगा दो। कोई भी पानी का पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची शब्द के बाद में जय लगा दो। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, मतलब पानी में जन्म लेने वाला हो जाएगा और पर्यायवाची बन जाएंगे किसके? कमल के। किसके पर्यायवाची हो गए जय लगते ही? कमल के। जलज, नीरज, अंबुज, वारिज। इसी प्रकार अगर दय लगा दोगे, जय हटा दो, दय लगा दो, दय का मतलब देने वाला, तो देने वाला पानी देता कौन है? बादल, तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे जलद, नीरद, अंबुद, वारिद, पयोद, ठीक है। इसी प्रकार धी, धी का मतलब होता है धारण करना। धारण कौन करता है पानी को? फिर समुद्र, तो ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। पानी के पर्यायवाची के बाद में जय प्रत्यय लगा दो, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। दय प्रत्यय लगा दो, बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। धी प्रत्यय लगा दो, वही किसके हो जाएंगे? समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो पयोद किसे कहेंगे हम? पयोद कहा जाएगा बादल को। इसी प्रकार शब्द आ जाए, जैसे मान लो मन है, जोड़ हर, क्या हो जाएगा? मनोहर। मन है, जोड़ रोग, क्या हो जाएगा? मनोरोग। मन है, जोड़ विज्ञान, क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान।
मनोविज्ञान में आता है ना, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मन के विज्ञान को ही कहा जाता है। किस विद्वान ने कहा था, यह भी चिंतन कर लेना कि मन का विज्ञान किस विद्वान के द्वारा कहा गया था मनोविज्ञान को। ठीक है, तो एक प्रश्न और ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बार साइकोलॉजी में यह प्रश्न भी आ जाता है कि मनोविज्ञान को, मन का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया था। पेम्पोलॉजी है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आ जाए, शब्द आ गया तपह जोड़ भूमि। तपह जोड़ भूमि क्या हो जाएगा? तपोभूमि। तपह जोड़ वन, तपोवन। ठीक है, इसी प्रकार आ गया मान लो मनह जोड़ जय क्या हो जाएगा? मनोज। उरह जोड़ जय क्या हो जाएगा? उरोज। ठीक, इसी प्रकार मान लो प्लस के बाद ए स्वर से संबंधित शब्द आए, जैसे यश है जोड़ अभिलाषा। मन है जोड़ अभिराम। मन है जोड़ अनुकूल। अन्य है जोड़ अन्य। पर है जोड़ अक्षी। इन शब्दों में भी ध्यान रखना है, इनमें ध्यान क्या रखना है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर देखो ये विसर्ग उ में बदलकर ओ आदेश कर रहा है, लेकिन बाद में ए स्वर आ रहा है। अगर हम संधि करते हैं इसकी, ठीक है, और संधि करते समय प्लस के बाद, प्लस से पहले ए के साथ विसर्ग और प्लस के बाद ए स्वर आ रहा है, तो उस ए स्वर का क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। और परिवर्तन सारा सेम होगा, लेकिन ये ए स्वर जो है वो लुप्त हो जाएगा। जैसे यश का यशो, यश से क्या बन गया? यशो। ए का लोप कर दिया और भिलाषा, यशोभिलाषा। मन मनो, अभिराम का भीराम, मनोभिराम। मन है जोड़ अनुकूल का हो जाएगा मनोनुकूल। ठीक है, इसी प्रकार अन्य है जोड़ अन्य का हो जाएगा अन्योन्य। और पर है जोड़ अक्षी, पर है जोड़ अक्षी। अक्षी शब्द का मैंने पहले बता रखा है कि अक्षी किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अक्ष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा शब्द? परोक्ष। पर है जोड़ अक्षी बराबर क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक विशेष नियम हम देख लेते हैं। छोटा सा विशेष नियम है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यदि प्लस से पहले, अभी हमने लिखा ना कोई भी स्वर आ सकता है, तो ए स्वर का तो बता दिया मैंने आपको। यदि प्लस से पहले ए आ के साथ विसर्ग है और प्लस के बाद ए के अलावा कोई अन्य स्वर है, अन्य स्वर, ये कंडीशन है। मतलब प्लस से पहले ए आ के साथ विसर्ग है और प्लस के बाद ए स्वर को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी स्वर लिखा हुआ है, तो वहां संधि करते समय थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको। वहां संधि करते समय क्या होगा? केवल विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा, केवल विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक शब्द आता है अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव, तो इसका संधि करेंगे। देखो प्लस से पहले क्या है? ए के साथ विसर्ग है, प्लस के बाद स्वर है, लेकिन ए स्वर नहीं है, ए के अलावा स्वर है, इसलिए क्या करेंगे? विसर्ग का लोप कर देंगे और शब्द क्या बन जाएगा? अतएव। अतः एव की संधि क्या होती है? अतएव। इसी प्रकार मान लो आ जाए शब्द यश है जोड़ इच्छा,
तो क्या हो जाएगा? यस इच्छा, मने है, जोड़ उच्छेद, क्या हो जाएगा? मन उच्छेद। इसी प्रकार शब्द आ जाए जैसे पेय है, जोड़ आदि, तो क्या हो जाएगा? पेय आदि। ठीक है जी, ये विशेष नियम के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है। उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि क्या कहती है? ए आ के साथ विसर्ग और प्लस के बाद घोष वर्ण है, मोस्टली तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ऐश्वर, तो वहां विसर्ग को उ में बदलकर ओ आदेश कर दिया जाएगा। और प्लस से पहले ए आ के साथ अगर विसर्ग है और प्लस के बाद ए के अलावा कोई स्वर आ रहा है तो वहां संधि कार्य करते समय केवल विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। इन उदाहरणों को आप विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बाकी अगले क्लास में।